एनुअली 27,000 मिलता है। अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है तो उसको ट्यूशन फी डबल मिलता है। इसके लिए जो पेपर रिक्वायरमेंट होती है वह स्कूल जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए या अफिलिएशन होना चाहिए उसका, और स्कूल द्वारा एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, और यह एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक ही बार इसका रिम्बर्समेंट होता है। वो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसमें और कुछ पूछना है ट्यूशन फी में? या इसका ट्यूशन फी 25% से इंक्रीज करेगा, जबकि डीए 50% बढ़ेगा। और क्लास 1 से पहले 2 बार ट्यूशन फी इनकैश किया जा सकता है, सिर्फ 2 बार। अगर कोई बच्चा क्लास में फेल कर जाता है तो भी उसको ट्यूशन फी मिलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चे दूसरे स्कूल में उसी क्लास में थे और उसका ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर के केस में फिर उस बच्चे का एडमिशन अगर उसी क्लास में होता है तो उस स्थिति में ट्यूशन फी उसको नहीं मिलेगा। यह सिर्फ साल में एक बार मिलता है, और यह 10+2 के क्लास के बच्चे तक को यह सिर्फ अप्लीकेबल है, या कैंडिडेट का एज 20 ईयर होना, 20 ईयर तक ही इसको अप्लीकेबल है, और डिसेबल्ड के केस में 22 ईयर। अब आ जाइए हॉस्टल सब्सिडी। हॉस्टल सब्सिडी का पहला कंडीशन है कि वह बच्चे का हॉस्टल, वह कर्मचारी का जो रेसिडेंस होगा उससे 50 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए। हॉस्टल सब्सिडी का जो है पर मंथ जो मिलता है उसका है 6,700 या 50 रुपीज पर मंथ। उसके हिसाब से एनुअली हो गया 81,000। लेकिन वह स्कूल का जो वाउचर होगा लॉजिंग एंड फूडिंग का, अगर उसका और 81,000 में जो कम होगा वही अप्लीकेबल है। सपोज कीजिए अगर हॉस्टल का लॉजिंग फूडिंग का खर्चा 70,000 है तो वो 70,000 ही उसको पे होगा, नहीं कि 81,000। उसके लिए उसके हॉस्टल के द्वारा रिसिप्ट दिया जाएगा लॉजिंग एंड फूडिंग का, उस बच्चे का लॉजिंग एंड फूडिंग का ये खर्च है। लेकिन 81,000 से अधिक उसको नहीं मिलेगा। और कुछ पूछना है सवाल तो पूछ सकते हैं इससे संबंध। हाँ हाँ बोलिए। हाँ 12वीं तक। अगर कोई, हाँ नहीं नियुक्त नहीं, उसका जो रेसिडेंस होगा उससे, हाँ रेसिडेंस से। और पूछिए। हाँ दोनों में से एक। अब बच्चा या तो हॉस्टल में रहेगा ना, या तो अदर देन हॉस्टल में रहेगा। ठीक है। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर बच्चा वो डिप्लोमा में पढ़ रहा है, सपोज कीजिए कि पॉलिटेक्निक में है या आईटीआई में है, ठीक है, तो उस केस में भी मिलेगा, बशर्ते वो 10+2 के बेस पे गया हो। ये बात समझ गए? हाँ बोला। हाँ 2 बार मिलेगा, अगर वो फेल कर जाता है 2 बार मिलेगा। लेकिन हाँ बोलिए। वो तो स्कूल देगा, हाँ कि फेल कर गया है बच्चा, इसी इसमें पढ़ रहा है उसी सेम स्कूल में। हाँ हाँ
वहां नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। अगर ट्रांसफर केस में बच्चा अगर उसी क्लास में रह रहा है, हाँ, तो उस केस में नहीं मिलेगा, इसको नोट कर लीजिए। हॉस्टल में बिल का चाहिए, कितना बिलिंग उसका है, लॉजिंग फूडिंग का, वो ओरिजिनल रिसिप्ट चाहिए उसके लिए। ट्यूशन फी में भी बोनाफाइड, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट वहां के इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी किया जाता है कि ये मेरे यहाँ बच्चा इस फाइनेंशियल ईयर में इस क्लास में पढ़ रहा है, वो सारा डिटेल रहता है उसको, वो चाहिए। नहीं, अमाउंट का जिक्र नहीं रहता है। अगर वो बोनाफाइड नहीं, इन केस अगर बोनाफाइड नहीं है, ठीक है, सपोज कीजिए कोरोना कोरोना में बहुत सा स्कूल था, दूर में था, तो उस केस में उसका जो ट्यूशन फी का ओरिजिनल रिसिप्ट जो प्राप्त हुआ है, उसके बेस पे भी उसको ट्यूशन फी मिल सकता है। और हो गया इससे संबंधित। हाँ, एज 20 साल से ज्यादा हो जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए 20 साल हो गया, 10th में ही लड़का पढ़ रहा है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, 12 तक ही मिलेगा। मैक्सिमम 12, एज में मैक्सिमम 20। नहीं, हायर एजुकेशन के लिए तो नहीं है अभी। उसके लिए एसबीएफ, उसके लिए स्टाफ बेनिफिट फंड से कुछ मिलता है, समझे ना। वो हेडक्वार्टर लेवल पर उसका स्टाफ बेनिफिट फंड एक मतलब डिपार्टमेंट है, समझे ना, तो उसके थ्रू जो है ना उसको दिया जाता है कुछ, मतलब स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है, लेकिन उसका ट्यूशन फी रिम्बर्समेंट नहीं होता है। और कुछ पूछना है? यह साल में एक ही बार मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आवाज नहीं आ रहा है साफ आपका। चलिए, ट्यूशन फी में अगर कोई सवाल होगा तो फिर पूछ लीजिएगा यार। अब हम दूसरा चीज पे आए। डीए, महंगाई भत्ता क्यों मिलता है बताइए? महंगाई भत्ता क्यों मिलता है? देश में जो महंगाई होती है, हाँ, देश में जो महंगाई होती है, तो महंगाई की, एक मिनट सुन लीजिए। देश में जो महंगाई होती है, उस महंगाई की प्रतिपूर्ति के लिए यह कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है। महंगाई भत्ता एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार मिलता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। और इसका जो कैलकुलेशन होता है, मुद्रास्फीति के जो रेट होता है उसके आधार पर इसका फिक्सेशन होता है। इसके लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, और वो इंडेक्स अगर 100% होता है तो महंगाई परसेंट 10% बढ़ता है। यह भत्ता जो है, जो कर्मचारी रेल सेवा में है उसको भी मिलता है, जो रिटायर हो गया उसको भी मिलता है, जो पारिवारिक फैमिली पेंशन ले रहा है उसको भी ये भत्ता मिलता है। अगर और इसमें कुछ पूछना, देखिए मार्च में जो देश का महंगाई भत्ता होगा उसके आधार पर, महंगाई रहेगा उसके आधार पर इसका कैलकुलेशन होता है। यह 1/1/86 से लागू किया गया है, 1/1/86 से। अगर कोई बिना वेतन का कोई लीव है, LWP, ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि कोई EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे गया हुआ है कहीं बिना वेतन का, उस अवधि में उसको महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। इसका फॉर्मूला लिखिएगा, जो फॉर्मूला है मेथड ऑफ कैलकुलेशन डीए का,
इसका 12 महीना का एवरेज निकाला जाता है। हाँ, तो उसको लिख लीजिए, मेथड जो है डीए का, ठीक है। इसका तो ये समझ गए, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो 12 महीना का एवरेज निकालता है, माइनस 115.76 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इस प्रकार का एवरेज ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द पास्ट 12 मंथ, मतलब 12 महीना का जो एवरेज होगा ना, माइनस 115.76, मतलब जितना एवरेज उसका निकलेगा उसमें से इतना माइनस कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100, 115.76 मल्टी 100 डिवाइडेड बाय, फिर वही हो जाएगा 115.76। अगर इससे कैलकुलेशन इक्वल टू 100% आता है तो डीए विल बी इंक्रीज बाय 10%। अब आइए इस पे, ये तो इंडेक्स पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन यह सैलरी में जो है मार्च वाला डीए, सॉरी जनवरी वाला डीए मार्च के मतलब सैलरी में चार्ज होता है, ये भी नोट कर लीजिए। और जो जुलाई वाला डीए होगा वो सितंबर में चार्ज होगा, सितंबर के महीने में। मार्च के सैलरी में। सितंबर में। अब ये डीए सभी को मिलेगा। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। एक होता है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, फिक्स मेडिकल अलाउंसेस, यह अलाउंसेस जो है रिटायर्ड कर्मचारी को मिलता है, रिटायर्ड कर्मचारी या पारिवारिक फैमिली पेंशन जो पा रहा है उसको। इसके साथ 2-3 कंडीशन है। यह वैसे रेलवे हेलो, यह वैसे रिटायर्ड एम्प्लॉय या परिवार पेंशन को मिलता है जिसका रेसिडेंस रेलवे हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र से उसके घर की दूरी 2.5 किलोमीटर होगी। फिक्स मेडिकल अलाउंसेस बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, 2.5 किलोमीटर से अधिक। सेवंथ पे कमीशन में इसका रेट जो है पहले 500 था, अब इसको 1000 रुपया कर दिया गया है। यह 1/7/2017 से लागू है। अब दूसरा आइए, एनपीए नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस। नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस जो होता है मेडिकल डिपार्टमेंट को मिलता है। और यह जो होता है जो उसका सैलरी होता है
जो बेसिक होता है, बेसिक उसका 20% उसके बेसिक में ऐड हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा इसको। उसी को जो 25 था वो 7 पीसी में 2017 से 20 कर दिया। एक साथ 2017 से 20%। और इसमें एक कंडीशन और है कि इसमें जो है मैक्सिमम जो है 2,37,500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बेसिक पे जो होगा उसका, समझे? ये समझ गए ना कि ये जो 20% ऐड हो जाएगा उसका बेसिक पे में, तो वो जो बेसिक पे होगा वो 2,37,500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़े इससे। नहीं, सब तो छोटा छोटा है, यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, समझे? कि एनपीए का कितना परसेंटेज है, आज के रिवाइज रेट है 20% है, ठीक है। सभी को 20% है मेडिकल अलाउंसेस में। बेसिक 2,37,500 से ज्यादा ऐड करके नहीं होना चाहिए उसको। बेसिक पे उसका 2,37,500 से ज्यादा नहीं होगा। अब आइए ओटीए, ओवर टाइम अलाउंसेस। यह जो है लोको सेट या कैरेज एंड वैगन डिपो में जो कार्यरत कर्मचारी होता है उसको यह भत्ता दिया जाता है। उसके लिए एक रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर में मेंशन रहता है कि इतने घंटे से इतने घंटे तक का ओवर टाइम होता है। तो वो जो कैलकुलेशन करते हैं तो ओवर टाइम जितना पीरियड का होता है तो उसका जो है 1.5 गुना मिलता है उसको। उस टाइम जो कैलकुलेशन होगा उसमें उसको 1.5 गुना भुगतान किया जाएगा। और अगर ओवर टाइम से भी ज्यादा उसको हो गया, जो ओवर टाइम का पीरियड सपोज कीजिए कि 6 बजे शाम से 12 बजे तक ओवर टाइम रखा गया है, तो उसको उस टाइम में उसको 1.5 गुना मिल जाएगा। और अगर 12 बजे रात से उसको 4 बजे सुबह तक भी काम किया है तो वो जो पीरियड होगा वो 2 गुना के रेट से होगा। और इसके लिए जो कैलकुलेशन होता है वो मतलब बेसिक प्लस डीए, जो रिवाइज्ड बेसिक होगा और डीए होगा। इसको समझ रहे हैं? अब आइए नाइट ड्यूटी अलाउंस, इसको तो खैर अब खत्म कर दिया गया है। हाँ बोलिए। हाँ, ओवर टाइम वाला में देखिए यह जो है वर्कशॉप में जो स्टाफ होता है ना, लोको सेट कैरेज बैगन में, जिसको कि रात में भी काम करना पड़ता है, समझे ना? तो उसके लिए वहां पे ओवर टाइम का कोई रजिस्टर होता है। सपोज कीजिए कि 6 बजे से 12 बजे रात तक ओवर टाइम, और 12 तो उस पीरियड में अगर ओवर टाइम पीरियड में अगर वो काम करता है तो उसको जो बेसिक का प्लस डीए का उसको 1.5 गुना मिलेगा उसको। सपोज कीजिए कि उसका बेसिक प्लस डीए मिलकर अगर 10,000 रुपया है तो उसको 1.5 गुना मतलब 15,000 रुपया के रेट से मिलेगा उस पीरियड, वो पार्टिकुलर उस टाइम के लिए। सपोज कीजिए आपका ड्यूटी आवर 10 से 6 है, तो 10 से 6 में आपका 50,000 बेसिक है, और आप 6 बजे से 10 बजे रात तक का ओवर टाइम पीरियड काउंट किया गया, तो वो जो 4 घंटा का पीरियड होगा उसका जो बेसिक कैलकुलेशन होगा वो बेसिक प्लस डीए का 1.5 गुना होगा, उसका अलग से उसका कैलकुलेशन होगा। अगर वो पीरियड एक्सीड कर जाता है, समझे? वो इसमें क्लियर नहीं दिए हुए, वो सीधे दिए हुए उसका जो रोस्टर बना हुआ है घंटों का, वो एक रोस्टर होगा वर्कशॉप में, समझे ना? कि इस पीरियड को ओवर टाइम माना गया है और ये पीरियड को ओवर टाइम से भी ज्यादा माना गया है। जैसे कि लिमिटेशन है ना कि आपको, हाँ
नहीं, उसको इस तरह से लीजिएगा, समयोपरि जो कार्य नियम का जो सीमा बनाया गया है, मतलब उसको ओवर टाइम के लिए जो सीमा बना गया है, तो एग्जाम्पल ऐसे हम बता रहे हैं ना आपको कि जैसे वो चीज नहीं दिए हुए कि कब से कब तक, इसको देख लीजिएगा नेट में अगर कहीं मिले तो, समझे, तो वो टाइमिंग क्या है। लेकिन अगर अगर इसको ऐसे मानिए कि अगर उसके लिए जो निर्धारित समय किया गया ओवर टाइम का, और उस पीरियड में अगर कार्य करता है तो उसको 1.5 गुना मिलेगा। सपोज कीजिए ये आपको ये क्या कहते हो, अब मतलब शॉर्ट नोट्स में आ गया, उसमें ये काम कर सकता है। कैलकुलेशन तो पूछेगा नहीं, सीधे पूछेगा, सीधे ऐसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है, अगर कोई ओवर टाइम के लिए निर्धारित समय से में काम करता है तो उसको 1.5 गुना मिलेगा, और ओवर टाइम के लिए जो निर्धारित समय उससे भी अधिक काम करता है तो उस पीरियड का 2 गुना मिलेगा। इसको इस रूप में लीजिए। और कोई अलाउंसेस बताइए। और तो लगभग 32 अलाउंसेस को खत्म कर दिया गया है। क्या? तो एनपीए बता दिए ना, नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस। नहीं नहीं, एनडीए जो है ना एबुलिश हो गया, इसको लिख, हाँ तो उसको लिख दीजिएगा कि ये 7वें पे कमीशन में एक, अगर कहीं पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भत्ते को हटा दिया गया है, तो ये एनडीए को अब जो है सो 1/7/17 में 2007 पीसी में इसको एबुलिश कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। हाँ, नाइट ड्यूटी अलाउंस खत्म हो गया है। हेलो, हाँ हाँ, 7 पीसी में 1/7/17 से जो भी अलाउंसेस है ना वो 1/7/17 से ही हो गया है। अब ये तो नाइट ड्यूटी अलाउंस से खत्म हो गया, तो फिर कोई भी स्टाफ क्यों ना हो उसको खत्म कर दिया गया। अब आइए दूसरे चीज पर। अब हम लोग एक ज्वाइनिंग, अब अलाउंसेस खत्म हो गया, अगर कोई अलाउंसेस और पूछना है तो बोलिए। उसको लिस्ट देख लीजिएगा, समझे ना, बहुत सा अलाउंसेस है जिसमें कि उसको खत्म एबोलिश कर दिया गया, लगभग 32 टाइप का है अलाउंसेस। अब आ जाइए ज्वाइनिंग टाइम। सुन रहे हैं, ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम दो, जब किसी इंप्लाई का स्थानांतरण होता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, एक स्टेशन से दूसरे यूनिट में, समझे ना, तो वहां पे ट्रांसफर यदि ज्वाइनिंग टाइम उसको मिलता है ज्वाइन करने के लिए। अगर सेम म्युनिसिपैलिटी में है, एक ही स्टेशन में उसका ऑफिस है, तो उसको 1 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगर उसका ट्रांसफर मान के चलिए एक ही स्टेशन में एक डिपो से दूसरे डिपो होता है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस होता है, तो उसको ज्वाइनिंग टाइम 1 दिन का मिलता है। हाँ, दूसरा, अगर उसका ट्रांसफर जो होता है उसका डिस्टेंस अगर 1000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर से कम है, इसको नोट करते जाइएगा, तो उसको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। और 1000 से अधिक और 2000 तक को 12 दिन ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। 2000 से ऊपर 15 दिन। लेकिन अगर एयर ट्रेवल के केस में ये 12 दिन से अधिक नहीं मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि एयर ट्रेवल के केस में मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम कितना दिन का मिलेगा, तो वो 12 दिन से अधिक नहीं होगा। अगर कोई पूछ देगा किस केस में ट्रांसफर अभी ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, तो बता सकते हैं। अगर कोई इंप्लाई ऑन रिक्वेस्ट, मतलब स्वयं के अनुरोध पे उसका स्थानांतरण होता है। हेलो, सुन पा रहे हैं? हेलो,
अगर कोई स्वयं के अनुरोध पे या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एक रेलवे से दूसरे रेलवे या सीधे कहीं भी जा रहा है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम का लाभ नहीं मिलता है। दूसरा, हाँ, अरे मान के चलिए कि सीआरबी होगा या कोई बड़ा रेलवे बोर्ड का अधिकारी होगा जिसको जो जो इंटाइटिल होगा एयर का, समझे ना, जो इंटाइटिल होगा एयर ट्रेवल का उसको 12 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगा। बस सिंपल सी यही बात। हाँ, हम लोग उस पे आ रहे थे कि ज्वाइनिंग टाइम का लाभ किसको नहीं मिलेगा, जो कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर गया है। दूसरा, अगर उसका टेम्पोररी ट्रांसफर होता है और वह टेम्पोररी ट्रांसफर 180 दिन से कम के लिए होता है। अगर दोनों केस समझ गए, हेलो, अगर वह ज्वाइनिंग टेम्पोररी मतलब किसी को दूसरे यूनिट में 6 महीना से कम अवधि के लिए ट्रांसफर कर दिया गया, टेम्पोररी। आप जाइए वहां पे 6 महीना से टेम्पोररी आप वहां का काम देखिए, तो उस स्थिति में यह ज्वाइनिंग टाइम नहीं लेगा इसको, टेम्पोररी ट्रांसफर अगर होता है तो, या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है तो उसमें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, वही बोले टेम्पोररी, उसमें लिखा रहेगा टेम्पोररी ट्रांसफर। इसको सीधा समझिए, टेम्पोररी ट्रांसफर। ठीक है। अब एक चीज और आई है इसमें, अगर वो ज्वाइनिंग टाइम को अवेल नहीं करता है, सपोज कीजिए उसको 15 दिन का टाइम मिला ज्वाइन करने का, और वो 1 दिन के बाद आके यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है, 2 दिन के बाद आके ज्वाइन कर लेता है, तो उसका जो रेस्ट ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा उसको लीव अकाउंट के एलएफपी में क्रेडिट कर दिया जाएगा। हम्म, हम्म, हाँ मिलेगा। नहीं, 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 दोनों का स्टेशन अलग हो गया ना, जौनपुर अलग है, पटना अलग है, तो उस पे वही लागू होगा जो 1000 किलोमीटर से कम वाला लागू होगा। वो तो सिटी जी बताए थे ना उस दिन आपको, फिर आप उसको उस चैप्टर पे तो दूसरा पे चले जा रहे हैं ना। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे जब ट्रांसफर होता है तो अब आप उसको उसको बोले तो उसके बारे में भी समझ लीजिए। तो उसमें सेम, उसमें वो कंडीशन है, अगर वो 20 किलोमीटर से कम दूरी के लिए ट्रांसफर होता है तो उसको उसको 1/3 मिलता है बेसिक का, और अगर 20 किलोमीटर से अधिक के लिए ट्रांसफर होता है तो उसको बेसिक का 80% मिलता है, 80%। और जो पहले 100% मिलता था, ध्यान रखिएगा इसको, 7th पीसी में अगर पूछ देगा 6th पीसी में, तो 6th पीसी में 100% मिलता था, और ये 7th पीसी में 1/7/7/17 से कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट जो होता है वो 80% ऑफ बेसिक पे मिलता है। इसमें भी अगर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर गया है तो उसको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती है, क्योंकि वह स्वयं के अनुरोध पर ट्रांसफर गया है। हम्म, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर अगर होगा तो उसको मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा वो सुन लीजिए आप, अगर उसका ट्रांसफर एक ही सेम स्टेशन में हुआ है या एक, हम्म,
सीटीजी क्यों मिलता है उसको? उसको रेसिडेंस चेंज करने के लिए मिलता है, ऑफिस शिफ्ट करने के लिए तो मिलता नहीं है। तो ऑफिस जब शिफ्ट कर गया तो इम्प्लाई को क्यों नहीं मिलेगा, ये बताइए। सीटीजी, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना, सीटी उसका ऑफिस। पहले कुछ, सुनिए ना बता रहे हैं, पहले कुछ आदमी को नहीं दिया था, समझे? ऑफिस शिफ्ट कर रहा है ना, सीटीजी मिलता है स्टाफ को रेसिडेंस शिफ्ट करने के लिए। तो जिस समय पटना में था तो पटना में रेसिडेंस था उसका। हाँ, पटना के अगर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में होता है तो उस केस में नहीं मिलेगा उसको, या एक म्युनिसिपैलिटी से दूसरे म्युनिसिपैलिटी में रहता है तब उसको नहीं मिलेगा। और पूछना है इसमें कुछ? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, उसका 6 मंथ है कि 6 मंथ के अंदर जो है ना उसको क्लेम कर देना है। यह जो है सीटीजी रिटायरमेंट कर्मचारी पर भी लागू होता है। हाँ, सेम नियम। रिटायर कर्मचारी को जो है ना, नहीं नहीं, डीए ऐड नहीं होगा इसमें। बेसिक पे, बेसिक का 80% होगा, बेसिक का 80% होगा। अब देखिए, रिटायर कर्मचारी जब ट्रांसफर होता है तो उसको तो सीटीजी मिलता ही है, अलग से उसको कंपोजिट, उसको सामान ले जाने के लिए अलग से मिलता है। वो जो सामान ले जाएगा बाय रोड अगर, तो उसको फिर कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट। सीटीजी में दो केस होता है, एक तो हो गया वो 80% वाला, वो तो अलग मिलता है, समझे? और फिर उसको सामान ले जाने के लिए सीटीजी में हो गया सिर्फ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। एक होता है कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट, जो कि सामान बाय रोड सामान ले जाने के लिए मिलता है उसको। तो इसको नोट कर लीजिए, समझे? समय उतना नहीं है जो आप एक एक चीज पूछिएगा ना तो फिर फंस जाइएगा। उसमें क्या है कि लेवल 4 एंड, अभी तो 7 पीसी में लेवल से बेसिक मिल रहा है, तो पता है टोटल कितना लेवल है मालूम है? तो 7 पीसी में टोटल 11, अच्छा सॉरी 18 लेवल है, 18। अब इसमें नोट कर लीजिए कि लेवल 4 एंड उससे नीचे वाले को 15 रुपीज पर किलोमीटर मिलता है। अगर वो सामान ले गया और ट्रक का वो रसीद ला के देगा कि हम 50 किलोमीटर ले गए, 100 किलोमीटर ले गए, तो उसको 15 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से उसको चार्ज मिलेगा अलग से। वो जो 80% या 20% मिला वो उसके अलावे ये मिलेगा सामान ढोने के लिए। इसको नोट कीजिएगा, लेवल 4 एंड बिलो 15 रुपीज पर किलोमीटर। दूसरा लेवल 5, 25 रुपीज पर किलोमीटर। उसके बाद लेवल 6 to 11, 50 रुपीज पर किलोमीटर। उसके बाद लेवल 12 एंड एवव, उसको भी 50 रुपीज पर किलोमीटर। इसमें भी अगर डीए 50% इंक्रीज करेगा, इसका भी रेट 25% इंक्रीज करेगा। ये क्लियर हो गया? एक चीज और आप लोग जान लीजिए, माइलेज अलाउंसेस। माइलेज अलाउंसेस क्या है बताएंगे? हेलो, इसको कंटीजेंट
जब कोई माइलेज अलाउंसेस, जब कोई कर्मचारी रोड से ट्रेवल करता है, सपोज कीजिए कि वो कहीं रेलवे ड्यूटी से जाता है जहां उसको बाय रोड 10 किलोमीटर गया हो, तो वो जो रोड के द्वारा जो तय किया गया, स्पेंड किया गया जो होता है दूरी, उसको माइलेज अलाउंसेस बोलते हैं। उसमें है माइलेज अलाउंसेस लेवल 8 एंड एवब को, अगर वो बाइक अगर अपनी कार से जा रहा है या टैक्सी से जा रहा है, उसको 20, इसको नोट कर लीजिएगा, उसको 24 रुपीज पर किलोमीटर मिलेगा। लेवल 8 एंड एवब माइलेज अलाउंसेस समझे? उसका जो रेट है वो नोट कर लीजिए। लेवल 8 एंड एवब, लेवल 8 एंड ऊपर, ऊपर का जितना भी लेवल होगा, 8 से ऊपर, 8 से ऊपर 24 रुपीज पर किलोमीटर। पहले इसको समझ लीजिए ना, लेकिन कंडीशन ये है कि वो अपनी कार से या टैक्सी से ट्रेवल क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेवल 8 और एवब को टैक्सी और ओन कार से ट्रेवल कर सकता है। लेकिन अगर लेवल 8 एंड एवब वहां पे दिखा रहा है कि बाय ऑटो रिक्शा, वो जब टीए भरेगा उसमें लिखाएगा बाय ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा में तो 24 रुपीज पर किलोमीटर तो नहीं मिलेगा उसको, वो इंटाइटल है कार से और टैक्सी से जाने का, उसके लिए उसको रिसिप्ट देना पड़ेगा अगर टैक्सी से जा रहा है तो। अब आ जाइए लेवल 1 to 7, इसको इंटाइटल है ऑटो रिक्शा चाहे ऑन स्कूटर, चाहे अपना बाइक से अगर वो जा रहा है तो इसको 12 रुपीज पर किलोमीटर मिलेगा। 12 रुपीज, 12 और कुछ पूछना है इसमें माइलेज अलाउंसेस में? यही रेट है, ठीक है। अब बोनस के बारे में बताइए, बोनस जो आने वाला है दुर्गा पूजा, इस बार बोनस मिलेगी क्या? नहीं मिलेगा। पीएलवी, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, जो कि उत्पादकता पे आधारित बोनस, उत्पादकता, इसको समझ लीजिए, ठीक है। मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, इसको समझ लीजिए पहले। अरे वो मैसेज बाद में आ गया कि गलत मैसेज है, वो बाद में वो भी आ गया, ठीक है। अच्छा पहले इसको समझ लीजिए। हाँ पहले समझ लीजिए बोनस का नियम क्या है। बोनस के लिए जो कैलकुलेशन होता है वो फाइनेंशियल ईयर पर होता है, और कोई भी इंप्लाई को, उसी इंप्लाई को बोनस मिलेगा जो कि कम से कम 6 महीना सर्विस किया है। सब उस फाइनेंशियल में, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए बोनस दिया जाएगा, उस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम इंप्लाई 6 महीना जॉब में रहा हो कंटिन्यू। समझ गए? अब आइए बोनस का कैलकुलेशन कैसे होता है। अभी बोनस का कितना सीलिंग है? पिछला साल के 7,000 था। पिछले साल कितना दिन का बोनस मिला था? 78 दिन का। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? नहीं, इसको समझिए ठीक से, इसको ठीक, हाँ ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि नंबर ऑफ डेज जो 1 साल का है,
ठीक है, जैसे 365 डिवाइडेड बाय 12, तो ये लगभग 30.4 आता है। इसीलिए देखिएगा बोनस थोड़ा कम जाएगा। 7,000 पे कैलकुलेशन कीजिएगा ना, जैसे एक महीना पे, क्योंकि एवरेज जो महीना होता है वो 30.4 होता है। तो इसका कैलकुलेशन में आ जाएगा 7,000 डिवाइडेड बाय 30.4 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेजेज जो अनाउंस करेगी गवर्नमेंट, चाहे 78 करे 79 करे, ठीक है। यह सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी इंप्लाई को मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्रुप बी और ए इंप्लाई को नहीं मिलता ये। नहीं नहीं, इसको पहले ऐसे मत समझिए, आप सिंपल में समझिए, वैसे में याद नहीं रहेगा। इसको कहता है कि 7,000 का सीलिंग बनाया गया कि एक महीने में 7,000 मिलेगा। अब एक महीना कितने दिन के बराबर होगा, उसको निकालने के लिए साल के जितने दिन होते हैं 365 दिन, 365 बटा 12 करेंगे। तो जब 365 में 12 से भाग देंगे तो उसका इक्वल टू हो जाएगा 30.4। यह जो महीना होगा 7,000 का वह होगा 30.4 डेज का। समझ में आई बात? जब 366 दिन होगा तो 366 से भाग होगा, 366 में भाग हो जाएगा। तो इसके हिसाब से एक महीना का निकला, एक दिन का निकला, उसके बाद 78 डेज से उसको गुना कर देंगे। और कोई दिक्कत इसमें? अब आइए दूसरा, एक होता है एडहॉक बोनस। हेलो, एडहॉक बोनस जानते हैं? एडहॉक बोनस ये बोनस जो है ना ग्रुप सी और डी को मिलता है, ग्रुप बी और ए को नहीं मिलता है। मतलब ये समझिए कि अधिकारी को नहीं मिलता है, कर्मचारी को मिलता है। नॉन गैजेटेड जितना स्टाफ होगा उसको मिलेगा। हम्म, आपको क्या बोले, जितना एसओ हो कोई भी हो सब नॉन गजेटेड है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा आवे, एक यह जो है यह बोनस, एक चीज और नोट कर लीजिए किसको नहीं मिलता है, आरपीएफ और आरपीएसएफ को ये पीएलवी नहीं मिलता है। उसको इसके बदले एडहॉक बोनस मिलता है। एडहॉक बोनस के लिए भी 6 महीना का कंटिन्यू सर्विस होना चाहिए, और इसमें भी सीलिंग 7,000 होता है। एडहॉक एक तो हो गया, बोनस क्लियर हो गया। तो आरपीएफ और आरपीएसएफ जो होता है उसको पीएलवी नहीं मिलता, उसको एडहॉक बोनस मिलता है। इसको तदर्थ बोनस करके मतलब कहा गया है इसको, मतलब जो नहीं नहीं, उनको जो कैलकुलेशन होगा ना, जैसे आपको 78 दिन का मिलता है, समझे ना। सिंपल सी बात, आपको 78 दिन का मिलता है तो उसको मिलता है 30 दिन का अभी। हाँ, उनको कम मिलता है, और सारा चीज वही है, डेज ऑफ फार्मूला वही है, खाली जहां पे आप 78 से मल्टीप्लाई करते थे इसमें 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग एक नया चीज, हाँ बोलिए।
नहीं, उसको बोनस कम मिला ना, उसको 38 डेज का मिला, आपको 78 डेज का मिला, आपको 17,000 समथिंग मिला, उसको उसको 6,908 रुपया मिलता है। उसका लेटर हो हाँ, पहले पीएलवी होता है, उसके बाद अलग से रेलवे बोर्ड का लेटर अलग से आता है एड्रॉप का, समझे? ये क्लियर हो गया? हम लोग एमएससीपी जाने, एमएससीपी जानते हैं? बताइए कुछ। हाँ, ठीक ठीक। तो पहले जो था एसीपी था, फिर पीसी में एस्योर्ड कैरियर प्रमोशन था, जो कि 12 और 24 साल में मिलता था, ठीक है ना? तो जब 6 पे कमीशन 1 सितंबर 2008 को आया, तो उसी को मॉडिफाइड कर दिया गया, तो उसी का नाम दे दिया गया एमएसीपी, मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रमोशन। जब किसी कर्मचारी को 10 साल के रेगुलर सर्विस में, ध्यान रखिएगा रेगुलर सर्विस, इसमें ट्रेनिंग पीरियड काउंट नहीं होता है, रेगुलर सर्विस में किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, तो उसको एमएससीपी का लाभ दिया जाता है। पहला एमएससीपी उसको 10 साल के रेगुलर सर्विस में मिलेगा, रेगुलर हमेशा ध्यान रखिएगा। सपोज कीजिए कि कोई सर्विस में आया और ट्रेनिंग के लिए चला गया 6 महीना साल भर की, तो ट्रेनिंग के बाद जब वो अपॉइंटमेंट मिलेगा, उसको ज्वाइन करेगा, जिस डेट से उस डेट से उसकी सर्विस रेगुलर मानी जाएगी, उस डेट से उसका सर्विस 10 साल होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इस पीरियड में अगर वो एलडब्ल्यूपी है या सस्पेंड है, समझे ना, तो उतना पीरियड को आगे बढ़ा दिया जाएगा। एलडब्ल्यूपी समझते हैं? लीव विदाउट पे, ठीक है? वह लीव जो रेगुलराइज नहीं होता है, तो उतने दिन का वेतन कट जाता है। तो वह जब एमएससीपी मिलेगा, तो उसमें 3 चीज को ध्यान देखना पड़ेगा। पहले था 6 पीसी में जो एनुअल रिपोर्ट जो आपका होता है, समझे ना, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिसको एसीआर बोलते हैं, उसमें पहले गुड होता था, अब उसको चेंज करके 7 पीसी में वो वेरी गुड होना चाहिए 3 साल। जिस साल आपका एमएससीपी ड्यू होगा, उसके विगत 3 साल का आपको वेरी गुड होना चाहिए, उसका बेंच मार्क अब वेरी गुड कर दिया गया है। एमएससीपी समझ पा रहे हैं? हेलो, नहीं, पूछिए, जो पूछना है पूछिए इसको। इसमें अगर कोई भी एलडब्ल्यूपी है, सस्पेंशन पीरियड, सपोज कीजिए कि 10 साल में वो 1 महीना एलडब्ल्यूपी है, बताइए, सुनिएगा, तो उसको एमएससीपी कब मिलेगा? 10 साल 1 महीने के बाद। मतलब जितना दिन एलडब्ल्यूपी रहेगा, उतना दिन उसका एमएससीपी आगे बढ़ जाएगा। हाँ, सपोज कीजिए कि इस 10 साल के बीच में आपने कोई एग्जाम दे के या कुछ मतलब अलग रूप से आपको प्रमोशन मिल गया, रेगुलर प्रमोशन मिल गया,
तो अगला एमएससीपी जो होगा वो जिस डेट से आपको प्रमोशन हुआ है उस डेट से मिलेगा एमएससीपी। सपोज कीजिए कि 5 साल में आपको रेगुलर प्रमोशन हो जाता है, तो उसके बाद जो अगला एमएससीपी मिलेगा वो 10 साल के बाद, मतलब 15वां साल मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो एमएससीपी समझे? अब देखिए इसका फिक्सेशन कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं। सपोज कीजिए उसका एमएससीपी ड्यू हो गया मार्च 2020 में, ठीक है। तो उससे ऑप्शन मांगा जाता है, ये कर्मचारी को एक मतलब लाभ दिया गया है कि आप जो है एमएससीपी को एमएससीपी के डेट से लेंगे या एनुअल इंक्रीमेंट जो है जुलाई से लेंगे या जनवरी, जो अब जनवरी भी हो गया। अब पता है ना इंक्रीमेंट 2 हो गया है साल में। 7 पीसी के पहले सिर्फ 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता था, एनुअल इंक्रीमेंट। अब जो है सो 1 जनवरी भी को भी इंक्रीमेंट लगेगा और 1 जुलाई को भी इंक्रीमेंट, दोनों में से एक में लगेगा। हाँ, तो उसका फिक्सेशन मैं बताता हूँ एमएससीपी का। तो सपोज कीजिए कि वो मार्च में उसका ड्यू हो गया एमएससीपी, ठीक है। और एम्प्लाई अब देखता है कि अगर वो मार्च में एमएससीपी का फिक्सेशन ले लेता है तो उसको इंक्रीमेंट के लिए एक रूल है कि उसका कम से कम रेगुलर सर्विस 6 मंथ का होना चाहिए। जिस पोस्ट पे अगर उसका बेसिक चेंज होता है तो उसको कम से कम 6 महीना के बाद ही इंक्रीमेंट मिलेगा। ये रूल है, किसी भी प्रमोशन का ये रूल है कि जिस डेट से आपको अगर किसी भी तरह का बेसिक चेंज होगा उसका इंक्रीमेंट जो होगा वो 6 महीना के बाद होगा। तो एम्प्लाई का अगर मार्च में अगर हो जाता है एमएससीपी से अगर प्रमोशन ले लेता है तो उसको जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तब उसको जनवरी में मिलेगा इंक्रीमेंट। तो उसको एक ऑफर दिया गया है कि आप या तो मार्च में फिक्सेशन करा लीजिए या तो 1 जुलाई से कराइए। तो जब जुलाई से फिक्सेशन कराता है तो उसको जो 3% जो मिलेगा उसको प्रमोशन में, उसको 3% और बेसिक पे का मिलता है। तो वो पुराने बेसिक पे मिलेगा, जिस बेसिक से उसका प्रमोशन होना है अगले बेसिक में, तो पुराने बेसिक पर 3% का उसको बेनिफिट मिलेगा और उसको नेक्स्ट लेवल में उसका फिक्सेशन करके उसको नेक्स्ट लेवल में ले जाएगा। सपोज कीजिए लेवल 5 में था, लेवल 6 में उसको एमएससीपी जाना है, तो पहले लेवल 5 में 3% दे के उसका जो लेवल आएगा, उसका जो आएगा बेसिक, उसको देखेगा लेवल 6 में उसका बेसिक उससे या उससे अधिक कौन सा है, वहां पे उसको फिक्स कर देगा। और बोलिए, और क्या बता दें, बताइए। स्टैब्लिश, हाँ, उस वहां पे 2 इंक्रीमेंट मिल जाएगा उसको, एगो एनुअल एगो प्रमोशनल नोशनल, समझे? 2, हाँ हाँ ठीक। हाँ, उसको एमएससीपी नहीं मिलेगा। नहीं, एक चीज और कंफर्म कर लीजिए। अगर वो उसको एमएससीपी मिल गया, ठीक है, फिर उसका प्रमोशन होता है। सपोज कीजिए कि लेवल 7 में था वो 4600 में, ठीक है, लेवल में। अब वो अगला लेवल एसओ बन गया, ठीक है ना। तो उसको जो बेनिफिट होगा ना, बेसिक का बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको, सिर्फ लेवल दे देगा, उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। हाँ ठीक। 4600 में पुराना के हिसाब से तो 4600 ही ना लेवल है ना। प्रमोशन सुन लीजिए ना, पहले एमएससीपी मिल गया उसको 4600 में,
अब एसओ बन गया, जाएगा 4800 में, लेकिन मतलब वो 4600 मिलने के बाद एसओ पास किया, समझिएगा इससे। अगर 4200 में जाके एसओ पास करता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 4200 से 4600 के लिए कोई एग्जाम नहीं होती है, उसको एमएससीपी से ही 4600 मिलता है, ठीक है ना। तो 4200 से वो एमएससीपी में 4600 में चला गया। अब क्या हुआ, वो एसओ बन गया, वो लेवल, ऐसे लेवल में अगर आइएगा तो लेवल 8 में था, लेवल 9 में चला गया वो। अब उसको सिर्फ उसको इंक्रीमेंट, हाँ बोलिए। हाँ 4808 है, सॉरी 4607 है, 7 से 8 में चले जाइएगा, 7 से 8 में चले जाइएगा तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। आप पहले सुन लीजिए ना पूरा बात। तो जब वो 7 में जो बेसिक अभी ले रहा है वो जस्ट उससे जो हायर बेसिक होगा लेवल 8 में वो मिल जाएगा उसको। अब उसको फिर एमएससीपी मिलेगा 5400 वाला लेवल 9 में। हाँ हाँ वो हाँ उसको 9 वाला में एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ऐसे भी तो एमएससीपी में एक इंक्रीमेंट मिलता है। देखिए एमएससीपी क्या है पहले उसको समझिए। नहीं हाँ देखिए एमएससीपी है क्या, इसको समझिए। एमएससीपी वह प्रमोशन है, जब कोई प्रमोशन नहीं मिलता है तो उसके रूप में आपको एक गिफ्ट में दे दिया गया कि चलिए 10 साल में आपने कोई प्रमोशन नहीं पाया तो आपको एक एमएससीपी दे देते हैं। तो वह जो है प्रमोशन के बदले ये प्रमोशन दिया जाता है, समझ गए ना। कि जब कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं पास कर पा रहे हैं, वो 10 साल तक नहीं कोई प्रमोशन हुआ तो वो उसको प्रमोशन दे दिया जाता है। हाँ हाँ वही एमएससीपी दे दिया जाता है। तो जो चीज आपको मिल गई वही चीज के लिए आप एग्जाम पास करके आए हैं तो वो फायदा तो आपको गवर्नमेंट पहले दे दी है, इसीलिए वो इंक्रीमेंट नहीं देती। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा, थोड़ा देर पहले भी हम बोले थे, ये सब सवाल बनता है आपका कि किसी भी तरह का अगर बेसिक चेंज हो, चाहे एमएससीपी हो चाहे प्रमोशन हो, तो इंक्रीमेंट के लिए उसको 6 महीना का वो बेसिक, 6 महीना के बाद ही उसको बेसिक इंक्रीमेंट मिलेगा। जिस दिन से वो प्रमोशन उसको मिला उसके 6 महीना के 6 महीने के बाद। अब एक चीज और हम आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में बता रहे हैं, रनिंग स्टाफ उसका जो बेसिक होता है उसको कैसे कैलकुलेशन होता है। हाँ उसका जो बेसिक पे है प्लस 30% ऑफ बेसिक, ठीक है। 30% जोड़ के उसका बेसिक बनेगा, तो जो बेसिक बनेगा उस पर टीए मिलेगा। 30% ऐड करके उसको बेसिक उसका बनता है। और पूछिए कुछ। अरे हम लोग को जानते हैं, अगर साल में 3-4 गो ट्रेन अधिक कह दे कि ट्रेनिंग दीजिए तब हम लोग भी हैबिट में आ जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बता रहे हैं, समझ गए ना। जैसे हेलो, जो बेसिक पे उसका रिक्रूट हुआ, ठीक है, उसमें उसको एक्स्ट्रा बेसिक प्लस 30% ऑफ बेसिक, सपोज कीजिए 10,000 उसका बेसिक है तो 30% ऐड करके 13,000 हो गया, उसको बेसिक उसको डीए मिलेगा 13,000 पे। एमएससीपी की बात अभी नहीं हो रही, वो एमएससीपी खत्म हो गया। हम बता रहे हैं रनिंग स्टाफ का कैसे पे फिक्सेशन होता है। हम रनिंग स्टाफ का पे फिक्सेशन बता रहे हैं। एससीपी एमएससीपी खत्म हो गया हो। और कोई सवाल है एमएससीपी से तो पूछ सकते हैं।
एमएससीपी में ध्यान दीजिएगा, ट्रेनिंग पीरियड काउंट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और नोट कर लीजिए, एमएससीपी के लिए 10 साल का रेगुलर सर्विस चाहिए, नियमित। नियमित का मतलब उसमें अगर 10 साल के बीच में किसी भी तरह का ब्रेक हुआ है, सस्पेंड हुआ है, एलडब्ल्यूपी हुआ है, तो उसको नहीं मिलेगा उस पीरियड का। और कुछ चीज हम बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। टाइम हो गया इसलिए फिर भी मैं कुछ बता देता हूं आपको, ठीक है। अब बताइए एनपीएस में अभी कितना % कटौती हो रही है, एनपीएस के बारे में बताइए। ठीक है, और बोलिए पीएफ में, पीएफ का 8.33%। ठीक है, अच्छा ये आई पास का फुल फॉर्म बताइए। एम्स का, ठीक है। RESS रेस का, हाँ। HRMS का, ठीक है। क्रिस का, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैट का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हाँ, ये सब चीज ऑब्जेक्टिव के लिए हम थोड़ा थोड़ा बता दिए आपको। और कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। मेरा पीरियड अब समाप्त हो गया। ट्रिब्यूनल, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सेवन पे कमीशन जो आया, ध्यान दे रहे हैं? हेलो, सेवन पे कमीशन में बेसिक जो था 6th पीसी में, उससे कितना से मल्टीप्लाई किया गया है 7 पे में? 2.57। ठीक है। नेक्स्ट बिलो रूल जानते हैं? नेक्स्ट बिलो रूल, एनबीआर, इसको समझ लीजिए। अगर कोई इंप्लाई अपने कैडर से दूसरे कैडर में जाता है, ठीक है, तो जब दूसरे कैडर में कार्य कर रहा है तो उसका जो पुराना कैडर होता है वहां अगर उससे जूनियर किसी स्टाफ का प्रमोशन या किसी भी प्रकार से अगर उसका बेसिक ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हैं, तो उसको एनबीआर के अंतर्गत जो उसका नीचे वाला एम्प्लॉय था उसको उसके हिसाब से उसका सैलरी बढ़ा दिया जाता है, उसके हिसाब से उसका। नेक्स्ट बिलो रूल, अच्छा ठीक ठीक, एक नहीं होता, नहीं हम बता रहे हैं जैसे अकाउंट्स कैडर में हमने, ठीक है, हम कहीं दूसरे जगह डेप्यूटेशन में चले गए, ठीक है ना, तो मेरा लियन यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे क्या हो गया, कोई एसओ में प्रमोशन हो गया, ठीक है, हम मान के चले अपेंडिक्स 3 पास करके हम चले गए दूसरे कोई प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे मान के चलिए यहाँ मेरा लियन है, ठीक है ना, और यहाँ हमसे किसी जूनियर का प्रमोशन हो गया, तो हमसे तो ज्यादा सैलरी ले रहा है वो, तो उसको उसी एनबीआर के अंतर्गत उसका लाभ देके उसका वहां पे उसका बेसिक बढ़ा दिया जाएगा जहां भी है। हाँ हाँ, पेरेंटल डिपार्टमेंट है। अच्छा एक चीज और बता दें, स्टेपिंग अप जानते हैं? स्टेपिंग अप बस 2 लाइन में समझ लीजिए इसको। जब किसी भी सीनियर स्टाफ का वेतन जूनियर स्टाफ से कम मिलता है, समझे, तो तब
सीनियर स्टाफ को जूनियर स्टाफ के वेतन के बराबर जो किया जाता है उसको स्टेपिंग अप बोलता है। इसको कैसे हुआ बता, इसको हम बता देते, अब टाइम मेरा हो गया है, पीछे से कॉल हो रहा है, सुनिए हम 1 मिनट में बताते हैं। ये कब हुआ, जब 6 पीसी आया, समझे ना। तो 6 पीसी में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 था। सेक्शन 1 में वह इम्प्लाई जो 116 के पहले जो कार्यरत था, और सेक्शन 2 में जो 116 के बाद जिसको ज्वाइन किया गया, 116 के जो बाद किया गया उसको एक एंट्री पे का लाभ दिया गया कि आपका वेतन इससे कम नहीं होगा, समझिएगा बात। तो 116 के बाद को आया, समझिए उसका वेतन 64-60, और जो 116 के पहले जो इम्प्लाई था, समझे ना, उसका मान के चलिए 60-60 वेतन है। उसको तो 1.86 से कर दिया था 6 पीसी में, तो उसका वेतन जो उससे जूनियर स्टाफ बाद में आया उससे कम गया उसका। तो उसके वेतन को बराबर कर जो किया जाता है उसी पद्धति को स्टेपिंग अप बोलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।